बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उन दिनों की बात है जब मेरे मंगेतर गोरिश का तबादला गांव में हो गया। इन दिनों वो सख्त परेशान था क्योंकि जिस गांव में तबादला हुआ वो हमारे शहर से 12 मील के फासले पर था। रास्ता भी ख़राब था क्योंकि उधर जाने वाली सड़क भी पुख्ता ना बनी थी। गोरिश ने अपने मैनेजर से बात की कि सर आप कुछ करें और मेरा तबादला रुकवा दें। रोज़ाना साइकिल पे इतनी दूर आना जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ये मेरे बस में नहीं है, वरना ज़रूर तुम्हारा तबादला रुकवा देता। दरअसल जिस शख्स ने तुम्हारी जगह यहाँ तबादला करवाया है वो काफ़ी रसूख वाला है और अब इसको इधर से हटाना आसान नहीं है। बेहतर है कि ट्रांसफ़र ऑर्डर वसूल करो और अपनी नौकरी ख़तरे में ना डालो। अभी ज्वाइनिंग दे दो, बाद में किसी सियासी असर रसूख से करके तुम्हारी नौकरी किसी और ब्रांच में करवा देंगे, तब तक कोई सीट भी निकल आएगी। मैनेजर सही कह रहा था, बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी थी, लिहाजा इसे संभालने के लिए गौरिश ने गांव जाने का फ़ैसला कर लिया। इसके तबादले से मैं भी उदास थी। पहले वो ड्यूटी के बाद जल्द घर आ जाता तो मैं किसी बहाने खाला के घर जाके उसका दीदार कर लेती थी, लेकिन ये मुमकिन ना रहा था। वो अब सुबह तड़के निकल जाता, रात गए लेट आता। इतवार को अब्बा घर पे होते तब भी हम बाहर कदम ना रख सकते थे। पहले रोज़ ड्यूटी पे जाते हुए जब गौरिश साइकिल पे घर से निकला तो बहुत बोझल दिल के साथ गांव गया था। दिमाग में सोचों का अंबार था। खाला ने आयत पढ़ के बेटे के माथे पर फूंकी, हिफाजत की दुआ दी। मैंने भी अपने दरवाजे की झुर्री से उसको गले में जाते हुए देखा था। वो बहुत उदास था, जी चाहा दौड़कर इसके साथ चली जाऊं। रात से कुछ पहले वो वापस आया तो माँ से बोला, आज पहले ही दिन बहुत थकन हो गई है, सड़क भी टूटी फूटी है, साइकिल पंचर हो जाती है तो घर ना पहुंच पाता। ये तो नौकरी है या कोई सज़ा है? बेटा साइकिल पे ज़रूर जाना है, गांव कोई सवारी नहीं जाती क्या? माँ एक पुराने मॉडल की लारी सुबह गांव से शहर को आती है और शाम को शहर से जाती है। मैंने आज पहली मर्तबा साइकिल पे इतना लंबा सफ़र किया है। ड्यूटी वक्त पर पहुंच गया था। गांव की ब्रांच छोटी सी है, वहाँ का स्टाफ भी महज एक मैनेजर, कैशियर और गनमैन पर मुश्तमिल है। वो सब गांव के मुकामी हैं, जब चाहे उठकर घर चले जाते हैं। मैनेजर कह रहा था, अगर मैं 1-2 घंटे को गैर हाजिर हो जाऊं तो ब्रांच को तुम ही संभालना। इसकी बातें सुनकर मैं और परेशान हो गया। जून का महीना था, गर्मी ज़ोरों पर थी। साइकिल पे रोज़ का सफ़र गोरिश को निढाल कर देता था। छुट्टी तो वहाँ 2 बजे हो जाती थी, लेकिन धूप और गर्मी की वजह से गोरिश शाम 4-5 बजे ही वापसी के लिए निकलता था। वो वहाँ रुककर सूरज ढलने का इंतज़ार करता। गनमैन का घर नज़दीक था। वो बेचारा दोपहर को कुछ खाने पीने को घर से ला के देने लगा। एक रोज़ इसने गोरिश से कहा, दोस्त अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त गांव में कर दूं। गर्मी के इन तपते दिनों में रोज़ाना तुम इतना लंबा सफ़र करके कहीं बीमार ना पड़ जाओ। मैं सोच रहा हूँ मुनासिब दामों मिले तो मोटरसाइकिल ख़रीद लूँ, गोरिश ने जवाब दिया। गोरिश ने अब्बू से भी जिक्र किया कि खालू जान, अगर आपकी नज़र में कोई मुनासिब मोटरसाइकिल हो तो बताइएगा, मैं ख़रीदना चाहता हूँ। मेरे वालिद मोटरसाइकिल के डीलर के पास मुलाजिम थे। उन्होंने तसल्ली दी कि खातिर जमा रखो, जूँ ही कोई अच्छी मोटरसाइकिल बिकने आए तो मैं तुमको ख़बर कर दूँगा। ये रोज़ का मामूल हो गया। छुट्टी के बाद मैनेजर और कैशियर चले जाते। दोपहर डलने तक गोरिश ब्रांच में मौजूद रहता। ब्रांच के ऊपर जो बारा था, जिसकी चाबी गनमैन के पास थी, इसने वहाँ एक खाट डालकर इस पे खेस और तकिया रख दिया था। पानी का मटका, गिलास भी मुहैया कर दिया ताकि जितनी देर गोरिश आराम करना चाहे इस चौबारे पे कर सके। दफ्तरी औकात में गनमैन चाय वगैरह भी इस चौबारे पे बनाता था। ये तो सहूलत हो गई कि छुट्टी के बाद भी आराम की जगह गोरिश को मुयस्सर आ गई। चौबारे के सामने सड़क पार खेत थे, जहाँ एक कुआं भी था। गांव की लड़कियां इस कुएं से पानी भरने आया करती थी। गोरिश से जब इंतज़ार की घड़ियां न कटती, वो कभी एक बार अखबार पढ़ता और कभी चौबारे की मुंडेर पर आकर खेतों का नज़ारा करने लगता। जहाँ दरख्तों पर आम लगे होते और कोयल कूकती तो दिल में हौक उठने लगते। वो सोचते जाने क्यों इस कोयल इस मौसम में इतने दर्दनाक अंदाज में कूकती है। खुदा जाने कौन इसका प्यारा बिछड़ गया है और ये किसको बुलाती रहती है। एक दिन चारपाई पे लेटे हुए बोर हो गया तो कमरे से बाहर आ गया।
और चुबारे से खेतों की जानिब देखने लगा। इसको कुएं के पास एक दिलकश नकूश वाली हसीना नजर आई जो कुएं से डोल खींच रही थी। इस लड़की की नज़र भी चुबारे की तरफ उठ गई। गौरीश को अपनी तरफ देखता पाकर इसने रस्सी को दोबारा कुएं में छोड़ दिया, जिससे पानी में ज़ोर से डोल गिरने की आवाज़ गूंजी। इतने में 2-3 और लड़कियां घड़े लिए वहां आ गईं। उन्होंने जल्दी जल्दी डोल से अपने घड़े भरे और चल दी, लेकिन पहली वाली इनके साथ ना गई। वो फिर से डोल कुएं में गिराकर ऊपर खींचती, मगर बाहर निकालने के बजाय रस्सी को छोड़ देती तो पानी से भरा डोल दोबारा कुएं में जा गिरता, जिससे छुपाके की आवाज़ गूंजती। यह हरकत इसने 10 मर्तबा की होगी। तभी गौरीश समझ गया वो उसको मुतवज्जो करने का ऐसा कर रही है कि वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो। वो पीछे हट गया और कमरे में जाके चारपाई पर लेट गया। लेकिन पानी से भरे ढोल के कुएं में गिरने की गूंज देर तक इसके दिमाग में गूंजती रही। दूसरे रोज़ दोपहर को जब सारी लड़कियां कप की पानी भर के जा चुकी थी, ये लड़की कुएं पर आई और पहले की तरह इसने भरे हुए डोल ऊपर खींचकर दोबारा इन्हें कुएं में गिराना शुरू कर दिया। आवाज़ पे गौरीश उठ बैठा। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई इसे बुलाने की कोशिश कर रहा हो। वो कमरे से बाहर आया और कुएं की सिम देखा। लड़की उसको देखने लगी जैसे कि उसकी दीद की मुंतज़िर हो। इसी खातिर भरी दोपहर में आ गई थी। गौरीश ने सोचा ये ठीक बात नहीं है। वो इस गांव का रहने वाला नहीं है। किसी ने यहाँ से उस लड़की की तरफ उसे तकते देख लिया तो अच्छा ना होगा। अभी दोपहर की तमाज़त बाकी थी। चुबारे को ताला लगा। वो नीचे आया, साइकिल उठाई और चाबी गनमैन के घर देकर कच्ची सड़क पर आ गया। तभी वो हसीना, जिसका नाम सोनी था, सड़क पर आ गई और गौरीश से कहा, मेरी कलाइयाँ नाजुक हैं, घड़ा उठाकर सर पे नहीं रख सकती, ज़रा मेरी मदद कर दो। नाचार गौरीश ने साइकिल को दरख्त के साथ टेक लगा के खड़ा कर दिया और इसके साथ कुएं तक गया। पानी से भरा घड़ा उठाकर इसके सर पे रखा और जल्दी से वापस मुड़ गया। उसे डर था कि कहीं कोई इसको गांव की इस गोरी के साथ देख न ली। वो इसके सर पे घड़ा रखते हुए पसीने में नहा गया था। जल्दी से साइकिल पर बैठकर अपने रास्ते रवाना हो गया और मुड़कर भी पीछे की सिमत ना देखा। सोचा आइंदा हरगिज़ इस वक्त बाहर ना निकलूँगा। घर आकर इसने ये बात अपनी माँ को बताई। वो बोली, अरे बेटा, गांव की लड़कियां ऐसे ही निडर होती हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, तुम बस एहतियात किया करो। वो कुएं पर हो तो चुबारे पे मत झांका करो, 2-4 दिन में ही अपने आप समझ जाएगी। सोनी मगर हार मानने वाली ना थी। वो रोज़ाना आती और छुट्टी के वक्त कुएं में से पानी भरे डोल बार बार गिराने का शुगल शुरू करती थी। 2-4 दिन गौरीश चुबारे में दम साधे पड़ा रहा, लेकिन कब तक। बिल आखिर एक रोज़ वो फिर बाहर निकला और मुंडेर से झांका। तभी लड़की ने अपने घड़े की जानिब इशारा किया कि मेरे सर पे रख दो। वो ना रह सका और सीढ़ियाँ उतरकर खेत की तरफ चल दिया। पानी से भरा घड़ा इसके सर पे रखा, जो काफ़ी भरा हुआ था। पानी ने छलक कर दोनों के कपड़ों को भिगो दिया। वो मुस्कुराकर बोली, शहरी, तुमको घड़ा सर पे रखना ही नहीं आता, कल यहाँ इस वक्त खुद ही आ जाना। मुझे डोल को कुएं में गिरा गिरा के तुमको बुलाना पड़ता है। इस दिन गौरीश ने माँ से लड़की की शिकायत नहीं की। आज तो घर आके सफ़र की थकावट भी महसूस नहीं की। उनको लगा जैसे ताज़ा दम है। अब वो इस लड़की के बारे में सोचने पे मजबूर हो गया था। अगले दिन छुट्टी थी। ज़िंदगी में पहली बार वो छुट्टी इसको खुली थी। अगले दिन मैनेजर न आया तो इसका काम भी गौरीश को करना पड़ा। देर तक ब्रांच में बैठा रहा। गनमैन चाय बनाने चला गया और कैशियर खाना खाने। तब एक लड़का रुमाल में बंधा हुआ एक बर्तन लाया और गौरीश से कहा कि बाजी सोनी ने भेजा है, ये साग रोटी है, खा लो और बर्तन इस तरह के नीचे रख देना, मैं ले जाऊंगा। लड़का चला गया। गौरीश ने रुमाल खोला। ताज़ा साग की खुशबू इसके नथनों में घुस गई। इसे रोज़ की भूख लगी थी। जल्द जल्द बड़े बड़े नवाले खा लिए, बर्तन दरख्त तले रख दिए। लेकिन इस वक्त कैशियर और गनमैन आ गए तो इन्होंने बर्तनों को मेज़ तले छुपा दिया। छुट्टी के बाद ये दोनों चले गए। वो रुमाल में बंधे हुए बर्तन को लेकर दरख्त की तरफ आया। इसकी ओट में से सोनी खड़ी मिल गई। ये तुम खड़ी हो? हाँ, तो क्या बर्तन ना ले जाती? तुमने देर कर दी। वो बच्चा आया था यहाँ, बर्तन ना मिले तो चला गया। अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया, मगर अब दोबारा ये इनायत मुझ पे मत करना। ऐसा ना हो किसी दिन तुम्हारे गांव वाले मेरी मुरम्मत को आ जाएं कि इनकी ये मजाल नहीं है।
यूं भी यहाँ का हर मर्द मजदूरी करने सऊदी अरब या दुबई गया हुआ है। सारे गांव में औरतें रह गई हैं या फिर बच्चे हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ भाई, सही है ये। थोड़े से लोग हैं यहाँ जो खेती बाड़ी में खपते रहते हैं, या फिर तुम जैसे चंद एक जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तुम हो के बड़े ही डरपोक हो। वैसे तुमने ये नहीं बताया कि मैंने साग कैसा बनाया था। उसने कहा कि साग बहुत ही लजीज था। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। मैं बहुत जल्दी जल्दी उसे खा गया। मुझे खाकर बहुत खुशी महसूस हुई। तुम बहुत अच्छा बनाती हो और तुमने मक्खन बहुत ज़्यादा डाल दिया था। मक्खन से ही तो साग में मज़ा आता है। हमारे घर भैंसें हैं, मक्खन की कमी नहीं है। अच्छा अब तुम जाओ, मुझे भी जाना है घर को, देर हो रही है। यहाँ ही क्यों नहीं रह जाते चौबारे पे? यहाँ नहीं रह सकता, घर में अम्मा और बहन अकेली होती हैं। तुम्हारी शादी तो नहीं हुई? ये क्यों पूछ रही हो? वैसे ही अगर बता दोगे तो क्या घाटा हो जाएगा तुम्हें? गौरीश ने कहा नहीं। गौरीश ने कह के जान छुड़ाई और सड़क के सिमत कदम बढ़ा दिए। सोचते जाता था कि लड़की अपने आप ही आगे कदम बढ़ाए जा रही है। किसी दिन शामत बुलाएगी अपनी और मेरी भी। इसके बाद यूं ही रफ्ता रफ्ता और मौका मिलने पे इनकी बातचीत होने लगी। सोनी इतनी दलेर हो गई, वो इस वक्त चुबारे पे आ जाती जब सब लोग चले जाते। उसे इल्म हो चुका था कि गौरीश ऊपर अकेला होता है। इस तरह बढ़ते बढ़ते बात बढ़ गई और न चाहते हुए भी गौरीश इस हसीना के बिछाए जाल में उलझ के रह गया। उसके साथ शादी का वादा कर लिया। 1 साल बीत गया। सोनी ऐसे ही भरी दोपहर को 1 आध घंटे को दबे कदमों चुबारे पे चढ़ाती। एक रोज़ वो आई तो बहुत उदास थी। बोली कि कल से नहीं आ सकती। अब्बा और भाई सऊदिया से आ गए हैं। वो मेरी शादी करने के लिए आए हैं, मेरे चचा के बेटे से। वो भी इनके साथ आया है। तुम कुछ करो इससे पहले कि मैं किसी और की हो जाऊं। मैं क्या कर सकता हूं भला? मुझे शहर ले जाओ, वहां हम अदालत में शादी कर लेते हैं। कैसी बात करती हो? ये नहीं हो सकता। घर से भाग के शादी करने पे तुम्हारा भाई और बाप हमको कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो पताल तक हमारा पीछा करेंगे। हम कहाँ जाके छुपेंगे? तुम शहर वाले तो होते ही बुज़दिल हो। वो रोने लगी। गौरीश परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसे चुप करा के घर भेजा। ये भी डर था कि अब इसके घर के मर्द परदेश से आ चुके थे और इस लड़की के कदम ना रुके तो एक तूफान खड़ा हो सकता था। अब वो खेतों और चुबारे पे नहीं आती थी और ना ही अकेली पानी भरने आती। अगर आती तो 7 लड़कियां होती। पहले की तरह अकेली ना होती थी। एक रोज़ इसने किसी से ख़त लिखवा कर गौरीश को उस लड़के के हाथ भेजा। लिखा था, तुम कल रात तैयार होकर आओ, हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। मगर गौरीश ने उसकी ख्वाहिश पे कान न धरे। लड़के को भी मना कर दिया कि अब तुम कुछ ले के मेरे पास मत आना। सोनी से कहो मुझे इस तरह के रुक्के ना भेजे, वरना इसके बाप की इज्जत खाक में मिल जाएगी। इसके बाद गौरीश ने अपने तबादले की कोशिश शुरू कर दी। इत्तफाक से मेरे वालिद जिस डीलर के पास काम करते थे, उस शख्स की वाकफियत एक ऐसे आदमी से हो गई जो एक सियासी आदमी का करीबी था। इसके ज़रिए गौरीश का तबादला गांव से शहर हो गया। काफ़ी दिनों बाद गौरीश किसी काम से गांव वाली ब्रांच गया तो सोनी उसको राह में मिल गई। कहने लगी, तुम तो बहुत ही बेवफा निकले। मुझे देखो, मैंने ऐसी चाल चली कि मेरी मंगनी टूट गई और शादी ना हुई। मेरे अब्बा, भाई, चाचा सभी वापस सऊदी अरब चले गए हैं। तुमने ऐसी क्या चाल चली? मैंने अम्मा और चाची की लड़ाई करवा दी। चाची ने बेटे का रिश्ता ही ना होने दिया। चाचा जो सोना कमा के लाया था वो मैंने चुरा के अम्मा के बक्स में रख दिया। चाची ने ढूंढा, उसको ना मिला तो मैंने इसकी 5 साला नवासे के सामने अम्मा के बक्से का ढक्कन उठा के सोने की टिकिया इस लड़के को दिखाई। इसे जाके चाची को बता दिया। वो दौड़ी आई, अम्मा से कहा कि तेरी बेटी को ही देना था और तुमने पहले ही उठा लिया। अम्मा चिल्लाने लगी कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाती हो, बहतान लगा रही हो। चाची ने जाके अम्मा का बक्सा उठा लिया और चचा से बोली, इसका ताला तोड़ो, अगर इसमें से सोने की टिकिया ना निकली तो मुझको कुल्हाड़ी से काट देना। सब मर्द जमा हो गए। अम्मा के बक्स का ताला तोड़ा और चाची की सिंगार डब्बी निकल आई जिसमें 5 तोले की सोने की टिकिया चमक रही थी। इस बात पे चाची ने मेरा रिश्ता ना लिया। अम्मा ने भी कहा कि तुझको हरगिज़ बेटी ना दूंगी। तूने मेरे खिलाफ साजिश करके खुद ये टिकिया मेरे बक्से में रखी है और मुझे सबके सामने चोर बनाया है। ये सब मैंने तेरी खातिर किया है। अपनी माँ को सबके सामने बदनाम किया। अब तुम मुझसे शादी के लिए कोई हल निकालो। गौरीश को अफसोस हुआ। इससे सोचा कि सोनी अपनी लगन में सच्ची है और वह इसको धोखा देता रहा।
दिल में शर्मिंदा तो था। इसने चाहा किसी तरह दोबारा गांव तबादला करा ले, मगर अब ये ना हो सकता था। सोनी से जल्द लौटने का वादा करके वो वापस आ गया। यहाँ पे मेरे माँ बाप ने उसको घेरा कि अब देर किस बात की है, गांव से तबादला भी हो गया है, तुम शहर आ गए हो, शादी की तैयारी करो। गोरिश की माँ ने बेटे पे दबाव डाला कि कब तक मेरी बहन बेटी को घर में बिठाए रखेगी, तुम इसके साथ इसी माह शादी कर लो। गौरिश की बहन की मंगनी मेरे भाई से हो चुकी थी, इसलिए उसको मुझसे शादी करते ही बनी, वरना मेरा भाई भी इसकी बहन से शादी ना करता, इस तरह मामला पेचीदा हो जाता। गौरिश ने सोचा कि वो अभी शादी मुझसे कर ले, कुछ अरसे बाद दूसरी शादी सोनी से कर लेगा। इसने मुझसे शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी उसको सोनी का ख्याल परेशान रखता। वो हफ्ता 10 दिन बाद उससे मिलने गांव चला जाता। दोनों कभी खेत में और कभी किसी दूर जगह टेले की ओट में मिलते। इस बात का इल्म सोनी की माँ को किसी तरह हो गया। उसने अपनी देवरानी से माफ़ी मांग के सुलह कर ली और कहा जो हुआ इसको भुला दो और सोनी को बहू बना लो। ये बचपन से तेरे बेटे की मंग है, वो भी इसको चाहता है और सोनी से ही शादी करना चाहता है। ये बात सोनी की चाची को मालूम थी, क्योंकि उसका बेटा माजिद माँ के पाँव पकड़ के कई बार कह चुका था, मामा चाची से सुलह कर लो और मुझे सोनी से जुदा मत करो, कोई और इसको ब्याह कर ले जाए, ये मुझे हरगिज़ गवारा न होगा। मैं उस आदमी को कत्ल कर दूंगा, मगर किसी और को अपनी मंगेतर को ले जाने नहीं दूंगा। माँ तो माँ होती है। चाची मान गई। उन्होंने सोनी की शादी इसके मंगेतर से करने की ठान ली। माजिद ने बाप को ख़त लिखा कि आ जाओ, अम्मा और चची में सुलह हो गई है, वो मेरी शादी सोनी से करने पर राज़ी हैं। इन्हीं दिनों जब इनके वारिस सऊदी अरबिया से आने वाले थे, गोरिश सोनी से मिलने गांव चला गया। दोनों को खेत में बातें करते माजिद ने देख लिया। गोरिश सोनी से मिलकर ब्रांच में कैशियर के पास आ बैठा। इसी वक्त वहाँ माजिद क्या कहा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है, ज़रा देर बाद आना। गोरिश ने कहा अभी दफ्तर का टाइम है, ये लोग काम कर रहे हैं, काम ख़त्म करके चले जाएंगे तो मैं तुमसे बात कर लूँगा। वैसे तुम कौन हो, नाम तो बता दो, और मुझसे क्या काम है। इसने कहा मेरा नाम माजिद है और मैं सोनी का मंगेतर हूँ, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आऊँगा, तुम जाना नहीं बल्कि मेरा इंतज़ार करना, ठीक है। गौरिश ने कहा बेफिक्र हो, मैं तुमसे बात किए बगैर शहर नहीं जाऊँगा। छुट्टी हो गई, ब्रांच के लोग चले गए। गौरिश ने गनमैन से कहा चाचा तुम ज़रा इधर ही रुको, इस मेहमान को आने दो, मैं इससे बात करके चला जाऊँगा, तो तुम ब्रांच को बंद करके ताला लगा देना। दरअसल वो चाहता था गनमैन यहाँ पास ही मौजूद रहे। ज़रा देर गुजरी थी कि माजिद आ गया। उसने कहा सुबह मैंने खेत में तुम्हें अपनी मंगेतर से बातें करते देखा था, वो तुमको पसंद करती हैं, तुमसे शादी करना चाहती है। मुझे सच बताना ताकि मैं धोखे में ना रहूं, क्योंकि मैं भी इससे शादी करने जा रहा हूँ। हाँ वो मुझसे शादी करना चाहती है, ये सच है, गोरिश ने जवाब दिया। इसके बाद माजिद ने कोई दूसरी बात ना कही ना सुनी और खामोशी से ब्रांच से चला गया। गोरिश सोच में डूबा घर आ गया। रात भर इसको यही ख्याल सताता रहा, जाने अब ये नौजवान सोनी के साथ किस तरह पेश आएगा। हफ्ते भर वो गांव ना गया, लेकिन इसके ज़मीर ने चैन न लेने दिया। हफ्ते बाद वो एक दोस्त के हमरा गांव गया ताकि हालात मालूम करे कि सोनी के साथ क्या हुआ है। वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसको गनमैन मिला। वो अपने बीमार बेटे को लेकर शहर के अस्पताल जा रहा था। वो मोटरसाइकिल पे था। इधर गोरिश और उसका दोस्त भी मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। इसने उनको रोकने का इशारा किया और एक साइड पर अपनी सवारी रोक दी। गोरिश को बुलाकर कहा गुज़श्ता रात सोनी को इसके भाई और मंगेतर ने मिल के मार दिया है, तुम अब गाँव की तरफ हरगिज़ मत जाना, इनके घर पर पुलिस आई हुई है और इसके भाई माजिद को पकड़ कर ले गए हैं। सोनी से माजिद ने कुछ सवालात किए तो इसने इनको बता दिया वो जिससे मिलती थी शादी भी उसी से करेगी। वो लड़की बहुत निडर और मुंह फट थी। जाहिर है ऐसी बातें गांव में मर्दों के लिए ना काबिले बर्दाश्त होती हैं, इसलिए तुम्हारा नाम लिया या नहीं, और क्या बातें सोनी ने माजिद के साथ की मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन मेरी यही तलकीन है कि अभी इस वक्त अपनी मोटरसाइकिल का रुख मोड़ लो और वापस चले जाओ। जलती आग में पाँव रखना अक्लमंदी नहीं है। ये सुन के गोरिश के होश उड़ गए। वो वहाँ से ही वापस मुड़ आया। इसके बाद दोबारा सोनी के गांव का रुख न किया। साथ शुक्र के काफ़ी अरसा बाद जेल से रहा होने के बाद माजिद आया या सोनी के रिश्तेदारों ने गोरिश का पीछा नहीं किया। बरादरी ने भी इस आने की वजह सोनी और माजिद के माबैन ज़ुबान गुलामी झगड़े को करार दिया। ये गोरिश की खुशकिस्मती थी कि गाँव वालों को इस बात का इल्म न हो सका कि सोनी और गोरिश की मुलाकातें चुबारे पे होती थीं। सिर्फ मुझे मेरे शौहर ने ये बातें सच सच बताकर अपना दिल हल्का कर दिया था।